और 14 नवंबर क्योंकि चिल्ड्रंस डे होता है उस दिन इसका इम्प्लीमेंटेशन का गैजेट निकला था 2012। कानून जो है ये एक्ट है वो छोटा है, 45-46 सेक्शंस हैं। कभी फुर्सत मिले तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सेक्शंस पे नहीं जाऊंगी। अगर मैं सेक्शन पढ़ाने लगूंगी तो आपको बस में आने लगेगी, क्योंकि जब भी हम किताब की बातें करते हैं हमें नींद आती है। इसलिए हम किताबों की बातें नहीं करेंगे, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि वो कानून क्यों बना और उसको हम कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उन लोगों को कैसे रोक सकते हैं कि इस कानून के अपराधी न बन जाए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कानून बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर रहा है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इसका प्रोटेक्शन नहीं करेगा उसको क्या क्या सरकार सजा देगी, हमारा कानून सजा। मैं आपको एक मेरे इंट्रोडक्शन में जब मैडम ने बोला था कि मैं 6 साल JJB की मेंबर होती हूँ। JJB का फुल फॉर्म है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, या हम हिंदी में बोलें तो किशोर न्याय बोर्ड। उसमें 2 सदस्य होते हैं और एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है। वो 2 सदस्य भी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स लिए हुए होता है। वो सिर्फ पावर लिए हुए होता है तब जब वो बच्चों के लिए उनके संरक्षण की बात करें। इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में वो बच्चे आते थे जिन्होंने नागहानी, क्योंकि बच्चे को जो अप टू 18 ईयर्स है वो जुवेनाइल है, 0 से बिलो 18 ईयर्स का जुवेनाइल माना जाता है। और 0 को आप कब मानोगे, कौन सी एज मानोगे? जिस दिन पैदा होगा उस दिन, जिस दिन वो अपनी माँ के पेट में आए, क्योंकि उसकी भी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है। वो बच्चा है क्योंकि उसका अस्तित्व इस दुनिया में आ चुका है। क्या उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी खाली माँ की है? माँ की तो है, पहली जिम्मेदारी माँ की है, फिर उसके परिवार की है, फिर हमारे देश, क्योंकि वो भी आने वाला नागरिक बनने वाला। जिस दिन पैदा होगा उस दिन वो हमारा नागरिक होगा, इसको प्रोटेक्शन देना है। लेकिन जो मैं आपको JJB की बात करी उसमें वो बच्चे आ जाते हैं जिनसे नादानी में, बेध्यानी में गुनाह हो गया, कोई क्राइम हो गया, और कानून ये मानता है कि 18 साल तक की उम्र में, और साइंस भी ये मानती है कि बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता कि वो क्रिमिनल हो, उसको हालात बना दिए जाते हैं। और वो हालात कौन सर्व करता है उसको? आप और हम। आपने एक सबसे बड़ा केस सबने सुना था जिसने पूरे देश को हिला दिया, निर्भया कांड। उसमें एक जुवेनाइल था, बताया गया, और उसको बताया गया था कि वो मेन कल्प्रेट है। आपने कभी, हमने ये तो देखा कि उसने बहुत जघन्य अपराध किया, बहुत हीनियस ऑफेंस हुआ उससे, लेकिन उसने क्यों किया? क्योंकि वो बिलो 18 था। और हम ये मान के चलते हैं, कानून ये मान के चलता है कि बच्चे ने अपनी मर्जी से नहीं किया। हमने उसको वो हालात दिए। हालात क्या दिए? अगर आप उसकी हिस्ट्री पीछे पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि वाकई ये कानून नहीं बनता। बच्चा जब 13-14 साल का था वो फुटपाथ पर रहता, कहाँ थी वो संस्थाएं या वो डिपार्टमेंट्स जो बच्चे सड़कों पर रहते हैं उनके प्रोटेक्शन पर काम करते? क्यों नहीं उसको हमने प्रोटेक्शन दिया? और ये किस किस की जिम्मेदारी है? खाली संस्थाओं की या किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, हर नागरिक की जिम्मेदारी। क्यों नहीं किसी नागरिक ने 1098 पर फोन करके नहीं बताया कि बच्चा फुटपाथ पर रह रहा है? वो एक चाइल्ड लेबर था, छोटी सी दुकान के ऊपर बर्तन धोने का काम करता था। कहाँ थे हम सब लोग जब हमने उसका चाइल्ड लेबर ना छोड़ा करके उसको एजुकेशन से जोड़ दिया? जो हमने सर्व करा वो वैसा ही बना। हमने उसको वो सड़क दे दी जहाँ हर क्रिमिनल इंसान मिलता है, हर तरह की दुनिया उसको देखने को मिली। वो आपसे उनसे बहुत बड़ा था, वो बहुत समझदार हो गया था, लेकिन काय में समझदारी? नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी में नहीं। आप शुक्र है आप पॉजिटिविटी में, वो नेगेटिविटी में जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा समझदार है। और वो इतना बड़ा अपराध कर चुका कि हमें फिर ये पॉक्सो नया कानून बनाना है, जिस पर मैं आज आपसे बात। पहले ये माना जाता था, आप सब लोग मेजर हो, अबव 18 हो, सब लोग मेजर हैं, कोई छोटा तो नहीं है ना? इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बिल्कुल समझदारी वाली बात कर सकती हूँ, थोड़ा समझदार। तो एक ये माना जाता था कि पहले अगर रेप होता है तो एक लड़की का ही रेप होता है, ये कानूनी माना जाता था। IPC 376 में रेप का प्रोविजन है
और 376D के अंदर गैंग रेप का है। लेकिन रेप किसका माना जाता था? सिर्फ लड़की का। लेकिन जब हम लोगों को कई चीजें पता लगी कि लड़के भी सेक्सुअल ऑफेंस के शिकार हैं, वो विक्टिम बने हुए हैं, और आप लोग भी इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, और उसके पर जाने के बाद हमारी सरकार ने निकाल दिया। तो यहाँ पर जो बालकों का या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो वर्ड आया है, चिल्ड्रन का मतलब लड़का और लड़की दोनों ही डेफिनेशन के साथ या खाली लड़की को ही रेप का विक्टिम नहीं माना जाएगा, इसमें बच्चा भी हो सकता है, लेकिन ही शुड बी लो 18 ईयर्स। वो क्यों माना गया? क्योंकि बच्चों की भी जब बहुत सारे केसेस ऐसे आने लगे सामने कि लड़कों के साथ भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहा है, अननेचुरल हो रहा है, वो चीज़ को देखते हुए इसको बनाया, उसमें डिफाइन कर दिया गया कि ऑफेंसेस कौन कौन से हैं। इसी से ही रिलेटेड आपने बहुत सी जगहों पर सुना होगा, मैं वो जो सुना होगा वो वर्ड पहले बोलूँगी, लेकिन जो सही वर्ड है उसको अपन बाद में करेंगे कि गुड टच और बैड टच। ये सुना है आपने कि जगह जगह पर इसके बारे में बताया जा रहा है। वो गुड टच और बैड टच सही इसका वर्ड नहीं है, सही वर्ड होगा सेफ और अनसेफ टच। आप कैसे बता सकते हो कि ये टच गुड है कि बैड है? बच्चा कैसे इसको डिसाइड करेगा कि ये टच बैड है मेरे लिए या गुड है? तो इस वर्ड को यूज करेंगे हम सेफ एंड अनसेफ टच, सुरक्षित और असुरक्षित टच। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पता करना है, आप यूट्यूब को रोज चलाते हो, उसके ऊपर वो सारा वाला भी देखते होंगे, आजकल जो बहुत वायरल हो रहा है, कभी बिल्कुल से वायरल हो रही। एक बार आप उसमें डालना कोमल डॉक्यूमेंट्री। कोमल डॉक्यूमेंट्री के अंदर सेफ और अनसेफ टच के बारे में पूरा डिटेल में बताया है कि बच्चों की कौन सी बॉडी के पार्ट ऐसे हैं जहाँ टच करने में वो सेफ फील करेंगे और जहाँ टच करने में वो अनसेफ फील करेंगे। आपको ये मैं नॉलेज क्यों दे रही हूँ? हालांकि आप लोग हम तो अबव 18 हो गए हैं, लेकिन अब आप जिम्मेदार नागरिक हो गए, हमें बच्चों की सुरक्षा करनी है। आपको उन बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करना है। आपके दिमाग और आपकी आंखें 24 घंटे खुली रहेंगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। आप लोग ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाओगे कि आप चुप नहीं रहोगे अगर कहीं गलत देखोगे, आपको बोलना जरूरी है। और ये जो इतने सालों से बच्चे भुगतते आ रहे हैं, उस चुप्पी का ही नतीजा। कुछ NSS के लोगों ने, कुछ कॉलेजेस में, कुछ गाँव उन लोगों ने गोद दिए हुए हैं। गांव का स्कूल, पूरा गांव में वो लोग वहाँ जाते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं और आ जाते हैं। लेकिन अगर अपने से आप कहीं किसी गांव में जाओ, किसी स्कूल में जाओ, बच्चों से बात करने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। आपको ये देखना है कहीं वो बच्चा स्कूल में सेफ है नहीं, कहीं उसके साथ सेफ अनसेफ टच की बात तो नहीं हो रही। क्योंकि स्कूलों से बहुत सारे केसेस हमारे पास आए। जब मैं JJBA थी उसके बाद आते हैं, जब उन्होंने CWC जो बोला, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसी का पैरेलल होता है, बस उसमें जो आने वाले बच्चे वो होते हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले JJB में है, और इसमें आता है इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको संरक्षण की ज़रूरत होती है। और ये बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें, वही रेप के, सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम भी बच्चे CWC में। उसका फिर लंबा प्रोसीजर होता है, हम इतना अंदर नहीं जाएंगे, बस सिर्फ आपको करना। लेकिन उन बच्चों के साथ क्यों होता है ऐसा? जो चाइल्ड लाइन का नंबर तो मालूम है 1098, उसके ऊपर जितने भी केसेस दर्ज किए जाते हैं, आप यकीन माने उसमें से 50 से 80% वो केसेस होते हैं जहाँ बच्चे के साथ कहीं ना कहीं सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, और पेरेंट्स कहते हैं चुप हो जाओ, हमारी बदनामी हो जाए। क्या ये सही है? उसी खामोशी ने उन दरिंदों को आसमान पर चढ़ा दिया, उनके घोंसले बुलंद कर दिए। हमें उनके घोंसले पस्त करना है और बच्चे को बोलना सिखाना है। एक हम लोगों ने, मैं अभी चाइल्ड कमीशन पे हूँ, चाइल्ड कमीशन की जिम्मेदारी ये होती है कि पूरे राजस्थान में जो भी यूनिट्स है, जो भी विभाग या जो भी NGO बच्चों का काम कर रही है, उनकी मॉनिटरिंग करना है। इस एक्ट के जो भी बच्चों से रिलेटेड एक्ट बने हैं, पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, इन सब का देखना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है। ये सबसे ऊंची बॉडी मानी जाती है अपने स्टेट लेवल। उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ शुरू करी थी किसी NGO यूनिसेफ वगैरह के साथ,
और उन लोगों ने बड़ा अच्छा से एक मिशन करा कि उन्होंने स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटों को चिल्लाना सिखाया था कि जोर से बोलो नो नहीं। अब बच्चों ने सोचा कि तो कोई एक गेम है, प्ले है, बहुत एंजॉय किया उन्होंने, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोले। जब वो खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई तब उनको ये बताया कि आपको ये नो कब बोलना है, जब आपको कोई अनसेफ टच करे। अब अनसेफ टच के बारे में मैं आपको बता दूं, बच्चों को ये बताना है कि गर्दन से नीचे का पार्ट और आपके घुटनों से ऊपर का पार्ट आपका अपना प्राइवेट पार्ट है। और लिप्स, इनको कोई और नहीं छू सकता सिवाय मम्मी जब उस बच्चे को नहीं आ रही। अगर कोई और उसको वहाँ पर टच करता है तो वो बच्चा जोर से चिल्लाए नहीं और वो उस जगह से भाग जाए। यह भी सिखाना है, क्योंकि सबसे नरम और एक कमज़ोर जो एक हमारी कम्युनिटी का, हमारे घर का सीधा सा कौन होता है? बच्चा। हम उसके ऊपर बहुत रौब जमा करते हैं। ये तो आप लोग भी करते हैं। अगर मम्मी ने आपसे कहते एक गिलास पानी लाना और अपने छोटे भाई की तरफ देखे कहते हो ना, फिर छोटा भाई बेचारा क्या करे, बड़े भाई बड़ी बहन का हुक्म हो गया तो वो एक कमजोर कड़ी, एक मासूम बच्चा है जो आप लोगों के ट्रैप में जल्दी आ जाए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल। कई एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं कि बच्चा ये बोलता है कि मुझे अंकल ने ये कहा था कि अगर तुमने ये बात मम्मी को बताई तो तुम्हारे भाई को मार डालूंगा, मैं तुम्हारे पापा को मार डालूंगा। बच्चे तो छोटे दिमाग का है, वो सच समझता है इसको, हालांकि हमें पता है ऐसा नहीं कर सकता। ये बच्चा तो समझ गया ना, तो वो इनको ट्रैप में लेने के लिए इसीलिए ये कानून बना कि अगर इस तरह के केसेस सामने आते हैं, अव्वल तो हम लोगों को किस पे काम करना है? पहला प्रोटेक्शन पे काम करना है, प्रोहिबिशन पे काम करना है, और अगर फिर भी ये हो जाता है तो प्रोसिक्यूशन का काम करना है। 3P आप याद रखिए, प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन, मतलब बच्चों को पहले प्रोटेक्ट करो, प्रोहिबिट करो, उनको ऐसे हालात, उनको एजुकेट करो कि वो हालात ना बने, ऐसी जगह पर बच्चे ना जा पाए कि जहाँ बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो जाए, और अगर ये हो जाता है तो फिर प्रोसिक्यूशन यानी कानून के अंदर जाएंगे, उन पर केस लगेगा। अगर कोई अपराधी पॉक्सो के अंदर उसकी धारा लग जाती है, इसमें अलग अलग धाराएं हैं, 7, 8 जो है वो पेनिट्रेशन का है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत अगर धाराएं देखनी होगी, लेकिन अगर आपको ये पता लगे इसमें पॉक्सो लगा हुआ है तो वो नॉन वेलेबल ऑफेंस है, यानी उसकी जमानत नहीं होगी। ये पता करना है, वरना कई दफा क्या होता है पुलिस जमानत अपने थाने से देती है, रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन उनको कानून जानना पड़ेगा। अगर आप कानून के रखवाले हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर ये पॉक्सो इसके ऊपर धारा लगी है तो बिना कोर्ट में गए इसको बेल कैसे मिली। तीसरा, उसमें मिनिमम जो सजा है वो 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद है। लेकिन अगर कुछ धाराएं हैं 7, 8, 12, 11 जिसमें पेनिट्रेशन का और एग्रेसिव ऑफेंस उसके साथ हुआ है बच्चे के साथ, तो उसमें कम से कम 7 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास। क्योंकि हमारे यहाँ फांसी की सज़ा को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी फांसी तो इतने ज़्यादा हीनियस ऑफेंस हो सकते हैं। अगर आपने निर्भया का देखा, उस बच्ची उस लड़की का क्या हाल किया, आप सोच सकते हो, उसका दर्द फील कर सकते हो आप। जिस दिन आपने वो दर्द फील कर लिया ना, तो हम ऐसे भेड़ियों को अच्छी तरह सजा दे सकते। ये केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे, मैंने निर्भया को नहीं देखा, मैंने 6 साल की बच्ची को देखा, मैंने 3 साल की बच्ची को देखा। आप ये भी देखोगे तो ध्यान करके होगा उस मासूम का क्या कसूर था कि उसकी बॉडी का वो पार्ट बिल्कुल डैमेज्ड था, और उस बच्ची के पेट के साइड से डॉक्टर ने ऑपरेशन करके होल्ड करके उसकी सुसु और पॉटी की जगह बनाया। सोच सकते हो आप, कमजोर बच्ची, किस हद तक हम जा रहे हैं और किस हद तक जाएंगे, इसलिए इनको रोकना जरूरी है। और रोकेगा कौन? आप और हम नहीं। आप एक आवाज़ लगाओगे, जब हक की बात करोगे, कानून की बात करोगे, तो आपके साथ भीड़ होगी, अकेले नहीं होगा। अकेला कौन होगा? वो इंसान जो क्रिमिनल है। आपको इससे रिलेटेड बीच में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो हम इससे पूछते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो लास्ट में आए थे वो इस तरह के थे। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में भी ये बात आए, बाद में भी आए तो आप उससे ज़रूर बात करिएगा। एक क्वेश्चन उस टाइम पे बीच में ही ये आ गया था
कि एक लड़का है जो 20-22 साल का है, 15 साल की लड़की के साथ उसका अफेयर हुआ और उन दोनों की कंसेंट से, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन लोगों में फिजिकल रिलेशन बना। 1 साल बाद उस लड़की ने उस लड़के पर केस कर दिया पॉक्सो वाला कि इसने मेरा रेप किया, ये मेरा सेक्सुअल असॉल्ट और अब्यूज। उसने कहा मैडम क्या ये सही है? उनका बेटा जब भी तुम हम एजुकेट कर रहे हैं तो मत करो इसी मतलब। क्यों? क्योंकि साइंस और हमारा कानून 18 साल तक की उम्र के बच्चे को क्या मानता है कि इसकी एज ऑफ कंसेंट नहीं है। कंसेंट मतलब उसकी मर्जी वाली एज नहीं है। तो आप कैसे कह दोगे कि वो अपनी मर्जी से नहीं? वो एज ऑफ कंसेंट नहीं है, फंसोगे बहुत ज्यादा और कानून आपको सजा देगा क्योंकि उसके पास प्रोविजन है कि वो अभी बच्ची एज ऑफ कंसेंट में नहीं है। उसके प्रोटेक्टर्स कौन है? उसके फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स या फिर कानून या आप। हमारे सबकी जिम्मेदारी है उसकी प्रोटेक्शन। इसलिए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है कि क्या क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। अभी जब हमारा लॉकडाउन हुआ, हम तकरीबन स्कूल 1.5 साल बंद रहे। अचानक स्कूल खुले, ऐसा लग रहा था हमने स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं खोला। जिस तरह के कमीशन में केसेस आए उससे लग रहा था कि हमने कुछ भेड़ियों को स्कूलों में भेज दिया। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था जहाँ से स्कूल में बच्चियों के या बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज का केस नहीं आया। आपने कुछ तो पेपर्स में भी आए होंगे, आपने पढ़ा होगा टीचर भाग गया, उसको पकड़ा, आपको सजा दी। क्या है ये और क्यों है? क्यों हमारा बच्चा सेफ नहीं है? पहले क्या, अभी भी माएँ जब बच्चे को स्कूल तैयार करके बस में बिठा देती हैं, वो घर आकर के अपना इत्मीनान से काम करती हैं ये सोच करके कि मेरा बच्चा अब सेफ है, क्योंकि वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के संरक्षण में है। लेकिन अगर वही बच्चे के साथ असॉल्ट हो रहा है या वायलेंस हो रहा है तो बच्चों को सेफ नहीं बनाना। तो हमें स्कूलों को और जितनी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ बच्चे जा रहे हैं, चाहे ट्यूशन के भी जा रहे हैं, उनको भी इसके बारे में एजुकेट करना होगा। टीचर्स को भी बताना होगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। फिर भी पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि बच्चा हमारा जहाँ जा रहा है वहाँ सेफ है। आप लोगों को भी जब पता लग जाए तो आप देखते रहिए कि यहाँ बच्चा सेफ भी पढ़ रहा है नहीं पढ़ा। पता लगा वो पढ़ने आया था, क्योंकि ये जो सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट होता है ना किसी बच्चे के साथ, वो यहाँ नक्श हो जाता है उसका और वो बुरा हो जाएगा तब भी वो उस इंसिडेंट को नहीं बोलेगा जो बचपन में उसके साथ। यानी एक इतनी सी ख्वाहिश के लिए एक बंदे की कोई जिंदगी बर्बाद कर सकता है? किसने हक दिया? और क्या आपकी आत्मा इसको नहीं बोलती कि मैंने एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी? वो ट्रॉमा में रहेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल, मेरे ट्रॉमा का नाम आता तो दिमाग में आ जाता है। 5 बच्चियाँ थी, चाइल्ड लाइन में स्कूल में एजुकेट किया था, सेफ अनसेफ टेस्ट के बाद चली थी और उनको ये भी बताया जाता है कि आपको अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ तो जो भी कोई टीचर अगर आपको ऐसा लगती है कि वो कॉन्फिडेंशियल है मेरे लिए और वो मेरी बात को छुपा करके रखेगी, किसी को नहीं बताएगी, आप उससे शेयर करो। और अगर आपको ऐसी टीचर नहीं लगती तो आप 1098 पर बंदा आपके पास पहुँचे। ऐसा ही केस हमारे पास आया, चाइल्ड लाइन के पास केस आया। स्कूल में एक बच्ची ने बताया कि उसके घर के अंदर ही उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज 3 साल से बच्ची उस टाइम की 7th ग्रेड की, हार्डली 13-14 साल, यानी कब से हुआ था? लगभग 10 साल की उम्र। हम लोगों ने फिर जो भी रेस्क्यू प्रोसीजर होता है हम लोगों ने करा। 500 बेटियों को उसकी मदर को हम हमारे साथ लेकर के आ गए। पता लगा उससे जो 2 छोटी बहनें थी उनके साथ ही वो सेक्सुअल अब्यूज कर चुका था, यानी सबसे छोटी बच्ची 7 साल की। जिस टाइम उस 7 साल की बच्ची को, क्योंकि उस टाइम CWC भी थी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी थी, जो टीम हमारे पास आता था। और हमारा जो ऑर्डर होता है वो एक जुडिशियल ऑर्डर होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, जिसको मानना कंपल्सरी होता है। हम लोगों ने उस टाइम पे ऑर्डर तो कर दिया, उसको होम में संरक्षण दे दिया, तो गर्ल्स होम्स बने हुए, बच्ची वहाँ पर प्रोटेक्शन में आ गई, उनका मेडिकल वगैरह सब चीज़ फ्री होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता था, हम भी जब अंदर गए तो बयान दर्ज करने वाली एक प्रोसीजर होती है।
तो वो 7 साल वाली बच्ची से जैसे ही पूछा कि तुम्हारे साथ उन्होंने जब ऐसा किया, आप यकीन करना, या तो इतनी चंचल खेलने वाली बोलने वाली बच्ची एकदम साइलेंट होकर के छत को देखना शुरू कर दी। उसके बाद हमने रिटर्न में ऑर्डर निकाले कि इस बच्ची से उन हादसों के बारे में कोई बात नहीं करें, नहीं लेना हम इसकी बात। सिर्फ एक लीगल प्रोसीजर पूरा करने के लिए हम बच्चे को इतना टॉर्चर नहीं दे सकते। आप लोग ये कहोगे कि मैडम लीगल प्रोसीजर तो पूरा करना पड़ेगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 100, उसके अंदर CWC के जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनके लिए लिखा गया है कि आप अपने विवेक से बच्चे के प्रोटेक्शन में जो डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ विवेक काम है और हम उस सेक्शन का इस जगह पर यूज करें, नहीं है हमें ज़रूरत उसके बयान। क्यों? क्योंकि हम तो हमारा एक पेपर तैयार कर लेंगे और कोर्ट में लगा देंगे, लेकिन बच्ची के साथ हम क्या कर रहे हैं वो हम नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे हालात वाले बच्चे जब हमारे सामने आते हैं तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूँ कि प्लीज़ चाक चौबंद रहो, देखते रहो कहीं आसपास बच्चा किधर तो नहीं है, बच्चा किन हालात के अंदर भीख मांग रहा है। कईयों ने कई बार कही मैडम ये वाला काम तो पेरेंट्स की कंसेंट से हो रहा है, अगर चाइल्ड लेबर कराना तो अगर पेरेंट्स की कंसेंट है तो ये तो कानून ही खत्म हो गया, भिक्षावृत्ति करा रहे हैं, ये भी पेरेंट्स अपनी कंसेंट से तो करा रहे हैं। ये बात जब होती थी, जब जो फिल्म एक्टर्स के अंदर जो बच्चों को कराया था कि चाइल्ड लेबर, उसके लिए एक ऑप्शन आया गया था कि ये तो पेरेंट्स की कंसेंट से हो रहा है। तो एक सीधा से ये भी है तो भीख मंगवाना, चाइल्ड लेबर करवाना, चोरियाँ करवाना, क्योंकि आपने यहाँ पर भी देखा होगा शादियों में कई बच्चे घुस करके चोरियाँ करते हैं, वो बच्चे भी हमारे पास बहुत आए हैं। उनके लिए भी एक प्रोसीजर होता है, हमने बच्चों को कभी नहीं डाला, ना बच्चों को कुछ कहा कि तुमने चोरी क्यों करी, हमने उनके बहाने पेरेंट्स को बुलाया और उनको जेल भेजा, सज़ा उनको दिलवाई, क्योंकि पेरेंट्स की गलती है तो बच्चा क्यों गलती है। तो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कानून तो बहुत सारे बन गए हैं, डिपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बहुत हैं और NGOs की भी बहुत हैं, क्योंकि यूनिसेफ आपने नाम सुन रखा, सेव द चिल्ड्रन है, एजुकेट द गर्ल है, इस तरह की बड़ी बड़ी NGOs जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं, वो भी बच्चों के प्रोटेक्शन पर काम कर रही हैं। क्यों? जिससे कि एक हेल्दी माइंड वाला, एक स्वस्थ दिमाग वाला बच्चा बड़ा होकर के हमारे देश का नाम है, वो नहीं जिसके दिमाग में हमेशा ये चलते रहे कि उन अंकल ने मुझे मार क्यों छुआ, उन अंकल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अब एक बात और भी बताएं, कानून से जब बात चल ही रही है तो ऐसी बात नहीं है कि अंकल ही गलत काम कर रहे हैं। एक केस हमारे पास आया था, तब मैं JJB में नहीं थी, लेकिन CWC में थी, लेकिन होम एक ही होता है जहाँ बच्चों को रखा जाता है, उसका नाम ऑब्जर्वेशन होम होता है, जहाँ JJB वाले यानी क्राइम करके आए हुए बच्चे रहते हैं, या उनको ये कहना चाहिए विधि से संघर्ष कर, उनको हम क्रिमिनल वर्ड यूज नहीं कर सकते, ये भी गैर कानूनी है। आप उन बच्चों को कभी भी मत कहते हैं अपराधी, ये कानूनी तौर पे सजा की तरह हो जाएगा, आपके ऊपर वो लग जाएगा, आपसे टोकन नहीं है तो भी आपसे ले सकते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, विधि से संघर्ष या इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इन्होंने बच्चों ने इस कानून का उल्लंघन किया, तो उन बच्चों के अंदर में ऐसे वो रहते हैं ऑब्जर्वेशन होम में, और जो CWC में जो बिल्कुल जो घर से बाहर गए हैं, निकल गए हैं, कोई जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे, या पॉक्सो के विक्टिम बच्चे हैं, बहुत से हैं जो नशा में धुत हैं, उनके उन बच्चों के लिए वो CWC में वो रहते हैं बाल गृह में या चिल्ड्रन होम में, और इनका हिंदी का वर्ड होता है सुधार गृह, यानी कई लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, बच्चों का जेल, बहुत से लोग बोलते हैं बच्चों का जेल नहीं, उसका नाम है सुधार गृह। उस सुधार गृह में रखने का मकसद क्या है कि उन बच्चों की जिंदगी को चेंज करना, वो जिन हालात में आए यहाँ पर उनको उस हालात से हटा करके उनको माइंड दिमाग से भी उन हादसों को निकालना और उनको आगे किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना है वो सिखाना काउंसलिंग के थ्रू। एक बच्चे ने बोला, मैंने ऐसे पूछा, मतलब बेटा आप काय में हो? मैडम मैं JJB में हूँ। काय में आए हो? पॉक्सो में आया। पॉक्सो को सुन के मैं रुकी, मैंने कितने साल की बच्ची
या बच्चा, क्योंकि फिर दिल में ये आता है ना कि कुछ ज़्यादा ही छोटा बच्चा तो नहीं। तो उसने बोला कि बेटा 20 साल की, 20 साल की थी तो आपको तो पॉक्सो कैसे लग गया? ये क्या होता है? पुलिस वालों को पॉक्सो के बारे में अभी भी बहुत, इतनी हम लोगों ने ट्रेनिंग दे दी है, उसके बावजूद भी वो लोग बच्चे को लाइट वे में लेते हैं, बच्चे को बच्चा मान करते हैं। आपके पॉक्सो कैसे लग गया और आपके वकील ने आपको पॉक्सो लगने कैसे देखी? क्योंकि लड़की तो मेजर है और लड़का कितने साल का? 17.5 साल का। केस उल्टा करवाया हमने, पॉक्सो उस लड़की पर लगा। वजह क्या थी कि एक्ट के अंदर लड़का और लड़की दोनों को माना जाता है। केस किस पे चला? उस लड़की पर चला कि तुमने 17.5 साल के लड़के के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया। केस ही उल्टा पड़ गया। या तो उनका वकील खुश हो रहा था कि उसके वकील के लेने की जरूरत है। तो नॉलेज आपको मालूम नहीं है कि कहाँ कानून क्या कह रहा है। क्योंकि अगर आप उम्र देखोगे इस चीज़ को, साहब एक 17 साल के बच्चे ने एक इतनी बड़ी 22-23 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया, उधर मच गया, उस लड़के को लानत कर दिया, वो बेचारी बच्ची बन गई। पता क्या चला? उल्टा है। एक चीज़ और आई, जो हमारा जे एक्ट बना हुआ था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें यही था अप टू 18 ईयर्स अगर कोई भी जगह में अपराध हो जाए तो वो जेजेबी में ही आएगा। लेकिन जब निर्भया कांड का आया और जब उस 17 साल के बच्चे ने इतना बड़ा अपराध किया, तो हम भी उस कमेटी में थे, हम भी ब्रेन स्टॉर्मिंग में गए थे, हमारी बातें हमने रखी थी कि 16 साल से 18 साल के उम्र में अगर कोई बच्चा हीनियस ऑफेंस करता है, और हीनियस ऑफेंस या जघन्य अपराध कौन सा है? जिसकी कम से कम सजा 7 साल, वो आईपीसी में लिखा हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा। जिसकी कम से कम सजा 7 साल है वो जघन्य अपराध में आएगा। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर बैठकर के ये डिसाइड करेंगे कि उस बच्चे की कद काठी केस लायक है कि वो ये अपराध कर सकता है और उसका मेंटल स्टेटस इतना है कि वो ये अपराध कर सकता है। तभी वो डिसाइड करेगा कि हीनियस ऑफेंस में है और इसको कहाँ शिफ्ट करा जाएगा? जेजेबी में नहीं, अब वो केस जाएगा बड़े कोर्ट, जहाँ पर बड़े जो मेजर लोगों के हैं। क्यों? क्योंकि जेजेबी के अंदर कम से कम उसको सजा नहीं कहा जाएगा, सुधार गृह में डालने की अवधि जो है वो 3 साल है, चाहे वो मर्डर करके आए, चाहे वो रेप करके आए, चाहे वो बड़े से बड़ा गुनाह करके आए, 3 साल से ज़्यादा नहीं, वो भी सुधार गृह में रखने का है। उसको वो एक लैंग्वेज की जाती है ना, 3 साल की सजा बामुशक्कत दी जाती है। बामुशक्कत का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, सख्त सजा, जहाँ चक्कियाँ चलवाई जाती हैं या पत्थर तोड़वाए जाते हैं। हमने फिल्मों में तो देख रखा है, शोले में भी देखा है ना, पत्थर तोड़ रहे थे ना, तो वो बामुशक्कत वाली जो एक वर्ड यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ उनको VIP ट्रीटमेंट मिलता है। कभी आप लोग आओ, मैं मैडम से कहूँगी कि आप एक्सपोजर विजिट में उन बाल गृहों में भी आप लोगों को लेके जाएं जहाँ वो बच्चे वहाँ रहेंगे, उनका लाइफ स्टाइल क्या होगा, वो क्या करके आएंगे, ऐसा क्यों किया। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट को पता होता है कि इसमें किन हालात में किया। एक बच्चा आया था मेरे पास जो मर्डर केस में आया, तो मुश्किल से 13 साल का 12 साल का बच्चा, छोटा सा मासूम, चेहरे से बहुत मासूम, बच्चा मासूम नहीं है। आप उसको एक बार टटोल के देखो, वो मासूमियत की सारी बातें बताएगा। जब वो थोड़े दिन रहा, जब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मुझे कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है, सब मेरे अपने हैं, तो मैंने ऐसे पूछा, उनके बेटा आपने क्या मर्डर किया? हाँ बेटा किया था, मैंने किसको मारा था? उनका एक साधु बाबा थे हमारे, तो वो मारने वाले तो बड़े थे, गला तो उन्होंने काटा था, मैंने तो पाँव पकड़े, लेकिन आएगा तो वो इसी में 302 में। ये बच्चा मासूम होता है, उससे कहा गया पाँव पकड़, उसने सोचा उसकी बात मानी, वो पाँव पकड़। तो वो चीज़ें बच्चे को फिर हम कैसे गुनाहगार मानिए, उसको सजा क्यों दे दें? हालात पैदा हुए ऐसे, और हालात की वजह से उस बच्चे ने मर्डर। एक बच्चा अक्सर आ जाया करता था हमारे पास, WC में, और वो काय में आता था पिक पॉकेटिंग में, या नशा करता था, और 8 साल का 9 साल का था। एक दिन उसी संबंधित एरिया के थाने से, मैं आपको बता दूँ मैं अजमेर में रही थी, और दरगाह के थाने से वहाँ के पुलिस वालों ने, थाने वालों ने एक वीडियो बना करके मुझे भेजा कि मैडम देखो, वो एक बच्चा जो बार-बार रिपीटर था हमारा, उसका मैं ध्यान से देखती क्या दिखा रहे हैं, वो चादर वादर जाती है दरगाहों पर, चादर जा रही, मैं देखती रही, थोड़ी देर में मुझे वो बच्चा नजर आया, और इसकी वजह से भेजा। मैंने पूरा देखा, तो वो लोग
लोग चादर को ऐसे पकड़े हुए थे और उस बंदे की जेब ऐसी थी टोटे की। वो बच्चा यूँ करके आया और इतना क्लियर फोटो आया, उसने यूँ करके इस वाले हाथ से जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला और उसको ढोल ढमाकों में कुछ एहसास नहीं हुआ कि ये क्या करेगा और बच्चा वहाँ से गायब। आ गए वो पुलिस वाले पकड़ लाए, उसको ले आए क्योंकि वो ज़्यादा पहचाना था, पुलिस वालों से दोस्ती में थी। आ गया, मैंने देख लिया, फिर दूसरे दिन मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? ये कुछ नहीं मैडम। मैंने कहा मैंने कोई वीडियो आई थी मेरे पास। अरे मैडम वो दरगाह खाने वालों ने भेजी हुई। मतलब नॉलेज, आप उसका कॉन्फिडेंस देखो, आप इस चीज़ को अदरवाइज नॉलेज उसका कॉन्फिडेंस देखो। मैडम दरगाह खाने वालों ने भेजी। मैंने क्या हुआ था? हाँ मैडम पिक पॉकेट मतलब जेब काटी थी। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या मोबाइल भी था? अरे मैडम 30 रुपये। उसको एंजॉय कर रहा है, उसको वो गुनाह ही नहीं लग रहा, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा मैडम 30 रुपये। तो आपको उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस तब डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद हम धीरे धीरे उनको चेंज करेंगे। अगर हम उसी टाइम सख्त हो जाते तो वो ये बात मुझे कभी नहीं पता। मुझे वो स्ट्रेटेजीज बनाने में वो हेल्पफुल है। अब मुझे कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है बच्चों से ये क्राइम ना हो उसको रोकने के लिए। एक बच्चे ने जब वो भी खुल गया, वही 9-10 साल का, उसने आप यकीन करो मतलब आप जैसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग भी टैलेंटेड, ये जादूगर भी नहीं कह सकते, उसने ब्लेड को आधा टुकड़ा करके जबान के नीचे रख के खाना खा के लगाया और वापस से ऊपर खेल गया। क्यों? क्योंकि वो उस ब्लेड से जेब काटते थे, जब पकड़ में आ जाते थे उसको नीचे छुपा देते। हमारे यहाँ डीजे साहब हैं डिस्ट्रिक्ट जज, मैंने जब सर को ये बात बताई तो उन्होंने सर ने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने ठीक है सर मैं आपका जेब कटवा दूँ? तो कहने हम लोग वहाँ गए बच्चों से, मैंने उसके इशारा करा, मैंने जेब कटवा। आप यकीन मानो उनके पीछे वाली पॉकेट से स्नोपर्स निकाली और सर कह रहे हैं बताइए। ये एक टैलेंट होगा जो नेगेटिविटी में चला गया। अगर इसी टैलेंट को हम पॉजिटिविटी में लेकर के आते तो बच्चे माहिर और उस्ताद होंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी और हमारी, सोसाइटी की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी है। पुलिस वाले तो बाद में आएंगे और फिर कभी कभी तो मैं पुलिस वाले बैठे होंगे तो पुलिस वालों से कह देती हूँ, सारे लोग ऐसे नहीं होते लेकिन बहुत से तो वहाँ की जो दरगाह के आसपास के जिन बच्चों का था उसमें सारे कांस्टेबल्स का एरिया बना हुआ था। जब वो बच्चा वही जो बहुत बोलता था वो आया, मैंने क्या हुआ? जी मैडम वो तो वो सत्ताल के एरिया में इसने जेब काटी। सत्ताल कौन है? मैडम मैं ना कांस्टेबल। अरे मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने फिर सारे जितने भी कांस्टेबल्स थे उनके एरिया बताया। मतलब तुम फिर क्या करते हो? उनको रोजाना शाम को 500 रुपये देते ना उनको, हम सब जो उनके एरिया में जेब काटा। तो हम क्या बना रहे हैं? तो बच्चा बताएगा, आप उससे फैमिलियर होकर के देखो, वो पुलिस वालों की भी शिकायत करेगा। हालांकि हमने उसके आगे कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजीज में वो काम में आया कि हमें अब ऐसा क्या करना चाहिए। फिर बाद में जब हमने एसपी साहब से भी बात हुई और आईजी साहब से जब ऐसे डिस्कशन चल रहा था तो पता लगा दरगाह खाने में अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए लोग रिश्वत देते थे। क्या क्या बात है? अरे तुम कितनी दिन खा लोगे इस पैसे को? तुमने बच्चा बर्बाद कर। एक ऐसा नागरिक हमारे लिए खड़ा कर दिया जो एक कानून के लिए सिरदर्द बन गया, देश के लिए सिरदर्द बन गया। तो हम लोग जब भी आप लोगों से आप लोगों से बात करती हूँ, जहाँ NSS का नाम आता है तो मेरे दिमाग में यही आता है कि वाकई ये एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इनको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जो क्वेरीज आए दिमाग में, या आप जब फील्ड में कोई काम करें और आपके साथ कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास सोल्यूशन के लिए कोई एक बंदा है, वो आपको रास्ता जिस दिन मिल जाएगा ना आपका कोई काम मुश्किल नहीं, हर चीज़ आसान होगी। आपको नॉलेजफुल बनना पड़ेगा। नॉलेज गेन करने के लिए आपको डिस्कशंस करने पड़ेंगे। आप दिन भर में हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं क्योंकि मैं भी आप लोगों की एज से निकली हुई हूँ, महारानी की स्टूडेंट रही, लेकिन एक दिमाग में टॉपिक के साथ साथ कभी कभी आप लोग अपने बच्चों से रिलेटेड भी, जो अपनी कम्युनिटी है उससे रिलेटेड भी, हमारे समाज से रिलेटेड भी और कानून के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लिया करेंगे। वजह मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक बार हम लोगों का बॉम्बे जुडिशियल अकेडमी ने हम लोगों को 3 साल के लिए बुलाया था। हम वहाँ पे शाम को ऐसे ही मीटिंग नहीं होती थी, सेमिनार नहीं होता था, हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। तो एक जो मेरे साथ की सिलेबसी की टीम मेंबर, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की थी, उन्होंने मुझसे ऐसे कहा नुसरत जी मेरे यहाँ एक अजीब सा केस आया। कौन सा केस? तो मेरे यहाँ एक ट्रांसजेंडर आ गया, किंडर बच्चा,
मेरे पास तो या गर्ल्स होम है या बॉयज़ होम है। मैं परेशान हो गई कि मैं इसको कहाँ रखूँ। चैलेंज था ना, मेरी भी क्यूरियोसिटी हुई। मतलब फिर आपने क्या करा, उनका मैडम कुछ शुक्र है शाम को इसका परिजन आ गया, तो मैंने परिजनों को छोड़ दिया। लेकिन एक हमारे दिमाग में आया कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, और 2 महीने बाद ट्रांसजेंडर मेरे में आ गया। दरगाह में उर्स चल रहे थे, उसमें किन्नर आते हैं, आपको पता है, हजारों किन्नर आते हैं। उनमें से कोई एक बच्चा वहाँ पर पकड़ा गया। वहाँ दरगाह थाने से फोन आया, मैडम मैं किन्नरों में तुम्हारा खाना घेरना था, कह रहे रात के 11:30 बजे। हमें पुलिस को भी सपोर्ट करना होगा, आप पीछे के दरवाजे से लाइए, मैं होम में बात करूँ, मैंने होम वालों का एक कमरा खाली करूँ और उस बच्चे को वहाँ रखना, क्योंकि मेरे पास उसका रखने की कोई होम नहीं है ना अलग से। प्रोविजन तो होना चाहिए ना। हमारे तो दिमाग में ये है ना कि चाहे वो किन्नर हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बच्चा तो है, हमें उस बच्चे को प्रोटेक्शन देना है। होम खाली करवा के वहाँ रखा है, और ये तक कहा है कि वो जो संबंधित थाना था कि आप यहाँ आके प्रोटेक्शन दीजिए, कहीं ऐसा ना हो किन्नर में आ जाए। तो चैलेंजेस आपकी लाइफ में भी आएंगे, लेकिन हमारे सोल्यूशन के लिए हमारा एक नेटवर्क तैयार होना चाहिए। मैंने भी उस दिन रात के 1:30 बजे तक लोगों को उठाया है, जयपुर वालों को भी और दिल्ली वालों को भी। दो मुझे डायरेक्शन क्या करना है, मिलेगा आपको डायरेक्शन। और हम अगर सेनानी बनने को तैयार हुए हैं, एक अकेला चना बाढ़ नहीं हुई, हम सबको मिलकर चलना है। आज मैंने पॉक्सो के बारे में बताया, कहीं अगर आपके पास चाइल्ड लेबर या बच्चे से रिलेटेड कोई भी केस आएगा तो आपको एकदम देना ध्यान। और मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ 1098 पे फोन करना। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो 1098 पे फोन कर दीजिए, और अगर कुछ कर सकते हो तो बच्चे को उठा करके किसी भी होम में ले जाइए। CWC के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कानून ये कहता है बच्चे को प्रोटेक्शन देना ही देना पड़ेगा। फिर उस होम वाले की जिम्मेदारी है कि वो जो भी प्रोसीजर से उसको गुजारे, CWC के पास लेके जाए, JDB के पास लेके जाए या पुलिस के पास, आप अपना काम पूरा करें। लेकिन एक इनर सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमने जो इस काम के लिए जो बेड़ा हमें उठाया, हमने उसको एंड तक पहुँचाया। अभी कई केसेस ऐसे हमारे पास, कल ही एक बच्चे की बात हुई कि मैडम एक इसमें पालना होता है, पालना में बच्चे को कोई डाल दिया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। अब क्या, नहीं उसकी डेथ हो गई, अब क्या हम लोग क्या करें, CWC कराएगा? नहीं, उनका प्रोसीजर को समझो, संबंधित थाने को बुलाओ और उसका फिनरल कराओ। ये कहाँ पर परेशानी थी जब डॉक्टर्स ने हाथ उठा दिया। हम क्या करें मैडम, CWC उठा के लेके जाए? अरे बच्चे की बॉडी पड़ी है, आपको किसी भी हाल में उसको प्रोटेक्शन, ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन है कि उसको फिनरल कराना पड़ेगा। कल एक CWC का फोन आया कि एक बच्ची आई हुई जो अभी 16 साढ़े 16 साल की, 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और उसकी माँ उसका अबॉर्शन कराने आई है। हम क्या करें, रोकते मैडम, ले जाएं इसको अपने पास? आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। आज आप ले जाओगे उस बच्चे को, जन्म दिलवा दोगे, वो बच्चे को प्रोटेक्शन देगी कि नहीं देगी? कहाँ से देगी? और अभी 3 महीने जब डॉक्टर्स ने कहते हैं, डॉक्टर्स तैयार है, वो अभी इस लायक है कि उसका अबॉर्शन हो सकता है, हो सकता है, साथ में माँ बाप सब में, तो फिर CNC की बच्ची हुई नहीं, उसके प्रोटेक्शन में तो उसके पेरेंट्स खड़े हुए हैं ना, फिर वो हमारी बच्ची थोड़ी हुई। हाँ, अगर माँ बाप नहीं आते और बच्ची अकेली जाती है मुझे अबॉर्शन कराना है, तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी, वो फिर हमारा डिसीजन है क्या उसकी हेल्थ अलाउ कर रही है नहीं है। कई बच्चियाँ ऐसी आती हैं जो 6-6 मंथ की प्रेगनेंट होकर के आती हैं जिनका अबॉर्शन नहीं हो सकता। उन बच्चियों की बच्चे हमारे होम में पैदा होते हैं। ऐसी बात नहीं कि लड़कियों को हम लोग अलग डाइट नहीं देते, उनके लिए दूध का गिलास, उनका खाने का पूरा न्यूट्रिएंट्स खाना, पूरे बैलेंस डाइट उनको दी जाती है जो प्रेगनेंसी में दी जाती है। क्यों? क्योंकि एज ऑफ कंसेंट नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं मानते कानून कि वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी अपनी मर्जी से। फिर लोग कहते हैं कि उस बच्चे का क्या होगा, पूछा नहीं आपको, तो बच्चा पैदा हुआ क्योंकि पेरेंट्स को उस बच्चे को लेके नहीं गए। क्यों? क्योंकि एक वर्ड टर्म यूज की जाती है, नाजायज औलाद। आप मुझे बताओ बच्चा नाजायज कैसे हो गया? नाजायज तो माँ बाप है, इसलिए ये वर्ड कभी यूज मत करना। बच्चा अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया, नाजायज हरकत आप लोगों ने करी इसलिए ये बच्चा है, बच्चा नाजायज नहीं है। तो इसका हमें एक बोलने के टर्म्स का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, इसका बहुत असर पड़ता है। बच्चे के लिए हमें अच्छा लगता है कि हमने इसको नाजायज नहीं बोला, वरना एक ये वर्ड नफरत वाला वर्ड है। हर पैदा होते ही उस बच्चे को हमने नफरत दे दी, उसको एक टैग दे दिया,
गलती किसी और की भुगतेगा बच्चा। इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैं सिर्फ बच्चों से रिलेटेड दे दूँ, पॉक्सो से रिलेटेड आपको जो पूछना है मुझसे पूछिएगा। एक पालना में बच्चा आया था, पैदा हुआ था और पेरेंट्स डाल के गए थे, पर वो इलीगल जिसे कहो वो पेरेंट्स नहीं थे, नहीं थे, नेचुरल पेरेंट्स थे, लेकिन उस बच्चे के जो पंजे थे वो बिल्कुल साइड में मुड़े हुए थे और पैर बिल्कुल पूरे। उनको लगा कि हमें इसको पालना हमारे लिए जिंदगी आजाद हो जाएगी। बच्चा अपना नसीब खुद लेकर के आता है, ये तो हर धर्म मानता है, हर इंसान इस चीज़ को मानता है कि सब अपने नसीब लेकर के आते हैं। उसको हमने लिया, हमारे पास रहा, लड़का था। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है कि फ्री इनका ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल एड कैलिपर बनता है, लोहे का जो होता है वो एक सांचा होता है जूतों का, वो बच्चे का हर 3 महीने 4 महीने जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता था वो उसका साइज चेंज होता रहा। यकीन माने 1 साल बाद बच्चा अपने पैर पर चल रहा था। उस दिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारे स्टाफ का और सबकी मेहनत की 1 साल की। बच्चा जब चलता हुआ आया, एक चेहरे पर खुशी है, हर एक की। हमारा स्वीपर भी था, वो भी हंस रहा है, बड़ा आज तो मजा आ गया। उसका नाम हमने गौरव रखा, बड़ा आज गौरव चला गया। और उसके बाद आज गौरव अडॉप्शन में चला गया है और वो इटली में है, 1 करोड़पति फैमिली को इटली। उसके रिव्यूज, क्योंकि उसका फॉलोअप चलता रहता है, आज वो शायद 3 साल का हो गया है, उसके फोटोज बराबर आते हैं। अब आज एक सवाल है कि क्या प्रेगनेंसी को बच्चा था या माँ बाप, इसलिए हमें टर्म को चेंज करना पड़ेगा। जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और वो हम कब करेंगे, जब हमें वो फीलिंग आएगी, वो एक हमारे दिल से वो निकलेगी कि इस बच्चे के गलती है। हम आज भी मुझे छोटू एक हर दुकान पे मिल जाता है, टेबल को साफ करता हो, उसको हमेशा कोई प्यार से छोटू नहीं बोलता, अरे छोटी फटका लगा, हम उसको प्यार से बात नहीं करते। इसी तरह में एक बच्चा हमारे यहाँ आया था और मेरे पास उस दिन छुट्टी थी, लेकिन मैंने घर से ही ऑर्डर करके उसको होम में डाल दिया था। और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ के जितने भी गार्ड्स होते हैं उससे उसका फीडबैक लेते रहते हैं, बच्चा कुछ बोला, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया, वो खामोश था, पता नहीं किन हालात से निकल गया, 8-9 साल का। बहुत दिनों में पता लगा कि ये फुटपाथ पर था और ये किसी ट्रेन में बैठ करके आ गया, इसको पेरेंट्स का भी पता नहीं। दिन भर मैं पूछती रही, गार्ड साहब कुछ बोला नहीं मैडम, मैंने खाना खाया, हाँ खाना खाया, लेकिन चुप रहे, सबको देखा, वो ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लोग कौन, क्यों, क्योंकि वो सड़क से आया है, वहाँ उसने सिर्फ गालियाँ सुनी है, धक्के सुने हैं, धुक्कार सुने हैं। उसको ये डर था कि मैं कुछ बोलूँगा तो शायद कोई मुझे मारे या कोई मुझे धक्का देगा, वो हम बाद में समझ गए। रात के 8 बजे 8:30 बजे गार्ड साहब का फोन आया कि मैडम बच्चा बोला। मैंने क्या बोला बच्चे ने, क्या बोला? मैडम एक सेंटेंस बोला कि गार्ड साहब यहाँ आके पता लगा इज्जत क्या चीज़ है। अब आप इसकी पिछली लाइफ को समझ सकते हैं, इतनी दर्द भरी कहानी उसकी जिंदगियों से जुड़ी होंगी कि उसने कभी आप तो छोड़ तुम का भी वर्ड नहीं सुना। और आज सिर्फ 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 12 घंटे में उसको रियलाइज हो गया कि इज्जत भी कोई चीज़ होती है। यानी वो कितनी धुतकार और जूते खाते हुए थप्पड़ खाता हुआ पल रहा था वहाँ फुटपाथ पर। ये फीलिंग आएगी ना आपकी तो दिल चाहेगा कि किसी एक की ज़िंदगी को सुधारना। और जिस दिन आप सब ने मिलकर एक जिंदगियाँ सुधार दी, हमारे देश के नागरिक सुधर जाए। थैंक यू वेरी मच।